गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, जो है हिस्ट्री का टॉपिक। और ये जो तैयारी हो रही है वो टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए स्पेशली। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। और जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ वो मनोहर पांडे की बुक है, और उसका ये है बुक। इतना सिलेबस है। इस सिलेबस में से आपका 30 to 35 मार्क्स का कवर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये तीन नाम जो वो आपने याद रखने हैं कि इस सभ्यता को क्या कहा जाता है। वो है सिंधु घाटी सभ्यता, एंड सेकंड वन इज हड़प्पा सभ्यता, और थर्ड वन इज कांस्य युगीन सभ्यता। और इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 2350 to 1750। ओके। और हड़प्पा की खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और वो कब की थी? 1921 में। और इसका नेतृत्व तब कौन कर रहे थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है। ये स्पेशली नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, शॉर्ट्स नोट्स, जिससे आपको ईजिली समझ आ जाए। क्योंकि थ्योरी में जैसे लिखा होता है कई बार लेट समझ आता है, तो मैंने बड़े सिंपली तरीके से खुद लिख कर ये नोट्स बनाए हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। तो ये डायरेक्शंस बताई हैं कि इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शाक्य हैं वो कौन कौन सी जगह पर मिले हैं। तो जैसे पूर्व में बताया गया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश। पश्चिम उत्तर प्रदेश उसे कहते हैं जो उत्तर में जो उत्तर प्रदेश के जैसे पश्चिमी ज़िले शामिल होते हैं इनमें। और जैसे इसमें 30 ज़िले आते हैं, जैसे एक मेरठ मंडल है, दूसरा सहारनपुर है, और दूसरा तीसरा मुरादाबाद है। तो 3 ज़िले आते हैं इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो किसे कहते हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश, यूपी के पश्चिमी ज़िले। ठीक है। तो वो होते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो इसमें आ जाएगा आलमगीरपुर। ठीक है। उत्तर में आएगा मांडा कश्मीर घाटी में, और पश्चिम आएगा सुत कांगड़ और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, और दक्षिण में आएगा दायमाबाद जो महाराष्ट्र साउथ। ठीक है। तो ये 4 डायरेक्शंस याद रखनी है। अब आगे आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े भारत में स्थित महत्वपूर्ण स्थल, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शाक्य मिले हैं, जो जिनके प्रूफ मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, वो उन जगहों के नाम बताए गए हैं। जैसे अहमदाबाद का है गुजरात में, तो वहाँ पर लोथल एक जगह है, तो वहाँ पर अवशेष मिले हैं। ठीक है। जैसे राजस्थान में कालीबंगा, राजस्थान में भी कालीबंगा एक जगह है। ठीक है। जैसे हिसार हरियाणा में बनावली एक जगह है। ठीक है। और चंडीगढ़ में रोपड़। ठीक है। तो ये 4 जो हैं जिनके शाक्य मिले हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि लोथल से सबसे बड़ी जहाज़ों की गोदी का शाक्य मिला है। मतलब जहाज़ों की गोदी उसे कहा जाता है, जैसे गोदाम होते हैं, तो जैसे ऐसे गोदाम जहाँ पर जहाज़ों का निर्माण किया जाता है, जहाज बनाए जाते हैं, तो वो गोदाम मिले हैं कहाँ पर? लोथल से। और वो नदी के किनारे होते हैं स्पेशली। और आगे है हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि। लिपि कौन सी प्रचलित है? भाव चित्रात्मक। मतलब ऐसी लिपि जब मनुष्य जो है वो अपने हृदय का भाव, मतलब दिल से कोई चीज़ आर्ट कर रहा है, डिज़ाइन कर रहा है, चित्र बना रहा है, तो तब इसका नाम भाव रखा है, मतलब इमोशन से भरे हुए चित्र। ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपने। और ये लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। अगला है नगर योजना, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? नगर योजना। क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए जानी जाती है क्योंकि नगर योजना है, ये गांव योजना नहीं है, नगर योजना है। और इसमें जल निकासी होती थी। जल निकासी मतलब जो अपर्याप्त जल है, जैसे अतिरिक्त जल है, ज़्यादा जल है, तो उसका हटा देना, वहाँ से उसका निकास कर देना। ठीक है। अगला है कि नगरों के जो उच्च भाग है, जो ऊपर की जगह पर जो भाग है उसे नगर दुर्ग कहा कहते थे, और जो नीचे की ओर भाग होते हैं उसको निचला नगर कहते थे, जहाँ पर लोग रहते थे। ठीक है। आगे है हड़प्पा कालीन स्थल। तो हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में, निचले शहर में। ठीक है। और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो क्या है? एक
जैसे आज आज के ज़माने में हम बोल सकते हैं स्विमिंग पूल, ठीक है। तो बृहत स्नानागार जैसे, और मध्य स्थित इसका ये बताया गया है कि कितने मीटर लंबा है, कितने मीटर चौड़ा है और कितने मीटर गहरा है, ठीक है। आप देख सकते हैं 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है। सामाजिक जीवन में आप देख सकते हैं कि समाज का आधार क्या माना गया है, परिवार, ठीक है। और मातृ सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक जैसे कि अ, मतलब महिलाओं की भूमिका ज़्यादा रहती थी, कि महिलाएं जो कह देती थी वह मानना पड़ता था, मतलब माता का ज़्यादा सम्मान किया जाता था, माता को, लेडीज़ को देवी माना जाता था, एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा उस टाइम महिलाओं की चलती थी। आगे है समाज 4 वर्गों में बंटा था, ठीक है। एक है विद्वान, इंटेलिजेंस एंड योद्धा, योद्धा होगा। और तीसरा है व्यापारी जो व्यापार करेगा, और शिल्पकार जो हाथ से बनी हस्तकलाएं बनाएगा, ठीक है। तो 4 वर्गों में बांटा गया था समाज को, ठीक है। इसमें सामाजिक जीवन में कहा था कि वहाँ के लोग जो थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, तो ठीक है। आगे है अमोद प्रमोद का साधन, मतलब उनका इंजॉयमेंट का जो साधन था, तो वो क्या था, इंजॉयमेंट के लिए वो क्या करते थे, तो वो करते थे जुआ खेलते थे, शिकार करते थे, नृत्य डांस गाते और नाचते थे, ठीक है। आगे है हड़प्पा निवासी, तो कौन से वस्त्र पहनते थे, ऊनी और सूती वस्त्र पहनते थे हड़प्पा निवासी। आगे बोला गया है कि शवों, मृत शरीर, उस टाइम ये था कि जो डेड बॉडी होती थी तो तब भी वह जलाते थे और दफनाते थे, दफनाया भी जाता था डेड बॉडीज को और जलाया भी जाता था, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम धार्मिक व्यवस्था। ये स्पेशली बहुत शॉर्ट्स नोट्स जो हैं आपके लिए बनाए गए हैं, और इससे जो है आपका 1-2 नंबर तो यहाँ से आपके निकल ही जाएंगे, तो पढ़ लीजिए ध्यान से। आगे है धार्मिक व्यवस्था, तो इसमें बोल रहा है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो मातृ देवी की पूजा करते हैं। मैंने ऊपर बताया ना कि मातृ सत्तात्मक था, जो माता थी, महिला थी, उसकी पूजा करते हैं, महिलाओं मातृ देवी का ज़्यादा पूजा की जाती थी। उस टाइम पे वृक्ष की पूजा भी की जा सकती, जैसे कोई पेड़ होंगे, जैसे इस टाइम पर हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तो उस वक्त भी वृक्ष पूजन प्रचलित था। और आगे है कुब्बड़ वाला सांड, कुब्बड़ वाले सांड जो था वो विशेष पूजनीय था, ठीक है। और नाग भी पूजे जाते थे उस वक्त। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर, मोहर जैसे आप बोल सकते हैं स्टैम्प, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो तो स्टैम्प लगते हैं ना एग्ज़ाम में, तो उस तरह से, मतलब तो उस स्टैम्प पे बोला है कि वो एक तरह की मोहर थी और उस पर पशुपति शिव की मूर्ति जो है वो उस मोहर पर बनी हुई थी। किसकी मूर्ति बनी हुई थी, पशुपति शिव की। तो आगे है हड़प्पाई स्थल, तो बोला है कि मंदिर के शाक्य नहीं मिले, मंदिर के कोई प्रूफ नहीं मिले हैं इसमें, धार्मिक इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कि कोई भी प्रूफ जो है वो मंदिर का नहीं बना है, कि उस टाइम पर मंदिर नहीं होते थे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आर्थिक व्यवस्था। तो प्रमुख आधार जो था आर्थिक स्थिति का, कि वो कैसे अपना पालन पोषण करते थे, तो कृषि था, पशुपालन, पशु भी पालते थे, शिल्प, हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाते थे, व्यापार भी करते थे, चीज़ों का आदान प्रदान भी करते थे, ठीक है, बेचते थे। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता में 9 फसलें थी प्रमुख, जो भी थी, गेहूँ था, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल, ठीक है। ये 9 फसलें थी हड़प्पा सभ्यता में। और विश्व में जो सर्वप्रथम सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में कपास की खेती कहाँ से शुरू हुई है, वो शुरू हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। और यूनानियों ने इसे सिडोन कहा है, ठीक है। पशु पालना, तो बताया कि कौन कौन से पशु पाले गए हैं, कि बैल, भेड़, बकरी, है ना। और घोड़े के शाक्य जो हैं वो सुतकांगेडोर एक जगह है, वहाँ पर घोड़े के प्रूफ भी मिले कि उस टाइम घोड़े भी हुआ करते थे, ठीक है। आगे है लोगों का मुख्य पेशा, पेशा तो उनका मुख्य ये था कि शिल्प, हस्तकलाएं बनाना और उद्योग करना, व्यापार करना, ठीक है।
आगे बताया गया है कि शिल्प कार्यों में क्या क्या प्रमुख था, कि शिल्प कार्य में क्या क्या काम किया करते थे वो। तो मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, धातु से बनी हुई चीज़ें, मोहर निर्माण, जैसे ऊपर बताया कि मोहर में पशुपतिनाथ की मूर्ति बनी हुई दिखी है एक मोहर में, ठीक है, तो वैसे ही बताया है। आगे है व्यापार। तो व्यापार में मेसोपोटामिया एक जगह है, तो मेसोपोटामिया के शासक थे सारगोन। तो उनके जो अभिलेख मिले हैं वो है मेलुहा, दिलुमन, मगन, ठीक है, ये तीन याद रखनी है आपने जगह। यहाँ मतलब इनसे ये पता चला है कि ये जो मेलुहा, दिलुमन, मगन मतलब मेसोपोटामिया के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। जैसे मेलुहा है तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी को कहा जाता है मेलुहा। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कौन थे? मेलुहा। आगे है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज़ के एक साथ पड़े हुए प्रूफ मिले हैं। और व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र जो हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मेसोपोटामिया की तरह मतलब की आकृति की बेलनाकार आकृति युक्त मुहर मिली है। कहाँ पर मिली है? वो कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। तो हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच घनिष्ठ व्यापारिक रिलेशन है, ये बताता है हड़प्पा में, क्योंकि हड़प्पा किससे रिलेटेड है? कालीबंगा जो प्लेस है वो राजस्थान में है, तो कालीबंगा में मेसोपोटामिया से बनी हुई एक बेलनाकार मतलब मोहर मिली है, तो उससे ये पता चल रहा है कि उनके व्यापारिक रिलेशंस भी होंगे, है ना। तो इस सभ्यता में सिक्के नहीं मिले हैं, सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं है इसमें। मतलब इसमें ये होता था कि अगर मान लो किसी को कोई चीज़ खरीदनी है या बेचनी है, तो अगर वो किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो बदले में भी कोई चीज़ लेंगे उनसे। तो इस तरह वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार किया जाता था। और भारत में सर्वप्रथम चांदी, हम जैसे बोल सकते हैं पूरे इंडिया में सर्वप्रथम जो चांदी है वो हड़प्पा सभ्यता ही से हमें मिली है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम भारत में सबसे पहले चांदी कहाँ पर प्रचलित थी, तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। आगे ये आप देख सकते हैं, ये प्लेसेस हैं और बताया है कि आयातित वस्तु किस, ये जगह का नाम बताया है कि इन इन चीज़ों के आयात करते थे। अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया टीन का करते थे, खेतरी राजस्थान बलूचिस्तान तांबे का, और फारस कर्नाटक सोना, और फारस ईरान चांदी, राजस्थान अफगानिस्तान दक्षिण भारत ईरान शीशे का, और सौराष्ट्र गोमेद, बद वदकशा अफगानिस्तान लाजवर्द मणि, ओके। और ये आगे दिया है, ये प्रमुख स्थल हैं और उत्खननकर्ता की उनके किसने इनकी खोज की है और कौन से वर्ष में की है, और नदी कौन सी है जिनके निकट जो हैं वो ये स्थल मिले हैं। आगे बताई है स्थिति, आगे बताया है प्राप्त शाक्य की क्या क्या प्रूफ मिले हैं इन जगहों में से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, खुद देख लीजिए आप। ओके बाय।